आज कितनी ज्यादा ठंड लग रही है ना। दिन पर दिन ये ठंड बढ़ती जा रही है। ठंड भी बढ़ती जा रही है और ऊपर से हम गरीब लोगों के पास सिवाय इस टूटे मकान के और कुछ भी नहीं है। पता नहीं माँ जी कब तक ये ठंड हम गरीबों पर अपना कहर बरसाएगी। उस रोज अगर हमारे पति उस एक्सीडेंट की चपेट में ना थे और इन दोनों ने बिस्तर नहीं पकड़ा होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। लेकिन अब अपने इस ससुराल की हालत हमें ही सुधारनी होगी, हमें ही कुछ करना होगा। मैं कल ही काम की तलाश में जाऊंगी। तू अकेली नहीं जाएगी बल्कि मैं भी काम ढूंढने जाऊंगी। आशा देवी के 2 बेटे थे। बड़े बेटे नीरज की शादी को 4 साल और छोटे बेटे मोहन की शादी को अभी 6 महीने हुए थे। नीरज का एक 7 साल का बेटा था। नीरज और मोहन दोनों भाई एक फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन एक रोज फैक्ट्री में काम करते वक्त दोनों भाई एक मशीन के नीचे आ गए, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट आ गई और अब कुछ महीनों के लिए उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया, जिस कारण अब घर में आर्थिक तंगी होने लगी। अगले दिन कड़कड़ाती ठंड में दोनों देवरानी जेठानी अलग अलग जगह काम की तलाश में बाहर जाती हैं, लेकिन ज्यादा ठंड होने के कारण वो बुरी तरह कांप रही थी। कितनी ठंड है, इतनी धुंध है, बाहर की ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे ये काशीपुर नहीं बल्कि शिमला है। मेघा लोगों के घरों में जाकर काम मांगने जाती है, साथ ही ढाबे और दुकानों पर भी काम मांगती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। शाम को वो उदास होकर घर की ओर लौट रही होती है कि तभी मेघा की नजर एक मूंगफली वाले के ठेले पर जाती है, जिसके पास ढेर सारे मूंगफली के छिलके रखे हुए थे, जिन्हें देख मेघा के दिमाग में एक आइडिया आता है। मेघा उस मूंगफली वाले के पास गई। सुनिए भैया, आपके यहाँ ये जो ढेर सारे मूंगफली के छिलके रखे हुए, क्या मैं इन्हें ले जाऊँ? मूंगफली के छिलके? हाँ ले जाओ, मेरे लिए तो अच्छा ही है, कम से कम गंदगी तो कम होगी, नहीं तो मुझे जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अरे मैं तो कहता हूँ तुम रोज ये सारे के सारे छिलके ले जाया करो। जी शुक्रिया। तभी निधि भी वहाँ आ जाती है। लेकिन मेघा, तुम इन छिलकों का करोगी क्या? अरे जेठानी जी, आप घर चलिए, फिर बताती हूँ कि मैं इनका क्या करूँगी। मेघा बोरी में भरे उन छिलकों को लेकर घर आ जाती है। बहू, इतने सारे मूंगफली के छिलके तुम क्यों लाई हो? क्या तुम्हें किसी फैक्ट्री में मूंगफली छिलने का काम मिल गया है? माँ जी, काम तो नहीं मिला, लेकिन इन मूंगफली के छिलकों के कारण हमारे घर का चूल्हा जरूर जलेगा और हम में से कोई भी भूखे पेट भी नहीं सोएगा, साथ ही ठंड से भी बचेंगे। क्या मतलब? अच्छा बड़ी बहू, तू बता, क्या तुम्हें कहीं काम मिला? हाँ, मुझे एक जगह काम तो मिला है। मालिक का कहना है कि मुझे उनके खेत में गन्ने की कटाई करनी है, साथ ही उन्होंने कहा कि मैं जितने चाहे गन्ने ले जा सकती हूँ। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। हम उस गन्ने का गुड़ बनाकर बेचेंगे। मुझे गन्ने का गुड़ बनाना आता है, लेकिन चलिए अब जल्दी से कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। जंगल में उसके कारण लकड़ियां गीली होने के कारण कल से हमारे यहाँ चूल्हा भी नहीं जल पाया है। मेघा चूल्हे में उन मूंगफली के छिलके डालकर आग जलाती है, फिर उसमें तवा चढ़ाकर रोटी और सब्जी बना लेती है। मेघा उस घर की छोटी बहू थी, लेकिन तेज दिमाग की और जुगाड़ू थी। उसके ससुराल वालों के पास ले देकर एक एक जोड़ी ही स्वेटर था, जिसमें की जगह जगह पर छेद हो रखे थे, जिस कारण वो सभी ठंड से कांपते रहते थे। अगले दिन निधि उस फटे हुए स्वेटर में कांपते हुए काम पर निकल जाती है। घर में भी सब ठंड के कारण उन फटे पुराने स्वेटर में कांप रहे थे। अपने ससुराल वालों की ऐसी हालत देख मेघा को बड़ा दुख होता है। फिर वो भी चुपचाप काम की तलाश में निकल जाती है। चलते चलते उसे रास्ते में राशन का गोदाम मिलता है। सेठ जी, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल जाएगा? मुझे काम की काफी जरूरत है। हमारे यहाँ माल ढोने का काम है, क्या तुम ये कर पाओगी? जी सेठ जी, मुझे इस वक्त काम की बहुत जरूरत है, मैं कर लूंगी। ठीक है, तो कल से काम पर आ जाना। दिहाड़ी के तौर पर तुम्हें दिन के 200 रुपए मिलेंगे, यानी महीने के 6000। अगली सुबह कड़कड़ाती ठंड में कांपते हुए मेघा काम पर चली जाती है, जहां भारी भारी राशन की बोरियां वो ट्रक से उतारती। ऐसे ही एक हफ्ता काम करते हुए उसे हो जाता है। फिर एक रोज जब मेघा उस गोदाम से काम करके बाहर आती है, तो उसकी नजर उस गोदाम के बाहर रखे खराब बोरे पर जाती है और एक आदमी उसी बोरे को ओढ़कर सो रहा होता है, जिसे देख मेघा सोचती है, अरे ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? जूट का ये बोरा तो गर्म होता है और इसमें ठंड भी कम लगेगी। अब वो बाहर रखे सभी बेकार बोरे उठाकर अपने साथ ले आती है। हे भगवान, कितनी ज्यादा ठंड है। बहू, तुम घर में ये कबाड़ा क्यों ले आई हो? माँ जी, ये कचरा नहीं बल्कि बोरी है, और अब आप देखना मैं इनसे क्या करती हूँ। अब मेघा ने अपनी जेठानी की मदद से उस बोरी के अंदर वो कतरन भरी और अच्छे से उसकी सिलाई कर दी और बोरी के कपड़े सिलकर अपनी सास के पास गई। उसकी सास बुरी तरह से कांप रही थी। लीजिए माँ जी, ये बोरी के कपड़े आपके लिए, इसे पहन लीजिए, इससे आपको ठंड नहीं लगेगी। और जेठानी जी, ये बोरी का टोपा, स्वेटर और ये बोरी के कपड़े आपके लिए,
आप खेत में काम करेंगी तो इससे आपको ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। कुछ देर बाद, अरे वाह मेघा, तुम तो बड़ी ही कमाल की जुगाड़ू हो। इन बोरी के कपड़ों में तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। अगले दिन मेघा कुछ और बोरियां उठाकर ले आती है, फिर उनके भी कपड़े सिलकर अपने पति को पहनाती है। मेघा के पूरे ससुराल वाले अब बोरी के बने कपड़े पहनने लगे। अरे वाह चाची, ये बोरी के कपड़े तो कितने गर्म हैं। इसमें तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। बहू सच में जूट की बोरियां कितनी गर्म होती हैं। अब इन बोरी के कपड़ों में हमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। अगले दिन जब दोनों देवरानी जेठानी बाजार से सामान लेकर लौट रही थी तो आंटी आंटी बहुत ठंड लग रही है। आंटी क्या आप मेरे लिए भी ऐसा बोरी के कपड़े बना देंगी? हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, मैं जरूर बनाऊंगी। हाँ मेघा, वैसे मैं कल से यही सोच रही थी, क्यों ना हम बोरी के कपड़े बनाकर गरीब लोगों में बांटे। हमारी तरह और भी गरीब होंगे जिनके पास ठंड से बचने का कोई जुगाड़ नहीं होगा। निधि की बात से मेघा सहमत हो जाती है, जिसके बाद मेघा और निधि दोनों मिलकर बोरी के कपड़े बनाकर गरीबों को दे देती। साथ ही लोगों को जब इस बारे में पता चलता है तो वो उसे और जूट की बोरी के कपड़ों के ऑर्डर देते हैं, जिससे उनकी अच्छी कमाई होने लगती है। साहब कुछ पैसे दे दीजिए, भूख लगी है। इतने बड़े हो गए हो, जाकर कुछ काम करो। कोई काम नहीं देता है साहब मुझे। ड्राइवर, गाड़ी जरा आगे लगाओ तो, मुझे इस लड़के से बात करनी है। और तुम आगे आओ। कुमार के कहते ही ड्राइवर ने चौराहे को पार करके गाड़ी साइड में लगा ली। कार के पीछे पीछे गोविंद भी चला आया और फिर हाँ, अब बताओ, क्यों कोई काम नहीं देता तुम्हें? ये देखिए साहब, मेरा एक हाथ नहीं है, इसलिए ना तो कोई ढाबे पे रखता है और ना ही कोई फैक्ट्री में काम देता है। मैं भी काम करना चाहता हूँ, इज्जत की रोटी खाना चाहता हूँ, पर ओहो, और तुम्हारे माता पिता? वो इस दुनिया में नहीं है साहब। ऐसा करो, ये लो मेरा कार्ड, कल मेरी फैक्ट्री में आ जाना, तुम्हें कोई ना कोई काम मिल जाएगा। सर बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपने उस लड़के को 100 रुपए क्यों दे दिए? ऐसे तो बहुत आते हैं। हाँ, पर वो लड़का मुझे मजबूर लगा। सर देखना, आपने उसे काम के लिए बुलाया है ना, वो नहीं आएगा। अरे जब भीख मांगकर बिना मेहनत के ही गुजारा हो जाता है तो कोई क्यों मेहनत करना चाहेगा? मुझे उस लड़के की आंखों में मजबूरी और सच्चाई दिखाई दी थी। मुझे लगता है कि वो कल जरूर आएगा, बस समझ में ये नहीं आ रहा कि उसे काम क्या दूं। वैसे तो उसके बस का कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको उसे रखना ही है तो चौकीदार रख सकते हैं। हाँ ये ठीक है, रात में ये फैक्ट्री के बाहर आराम से ड्यूटी कर सकता है। ड्राइवर को यकीन था कि गोविंद नहीं आएगा, लेकिन कुमार का विश्वास सही साबित हुआ। अगली सुबह कुमार की फैक्ट्री पहुंचने से पहले ही गोविंद फैक्ट्री के गेट पर खड़ा था। हाँ भाई हीरो, क्या नाम बताया था तुमने? जी गोविंद। अच्छा गोविंद, एक काम करो, अभी तुम घर जाओ, आज रात से तुम्हारा काम शुरू। रात में कोई भी फैक्ट्री में ना घुस पाए, बस इसी बात का ख्याल रखना है, ठीक है? बस जी इतना सा काम। ठीक है साहब, मैं आज रात से ही आ जाऊंगा। तनख्वाह नहीं पूछोगे अपनी? आप काम दे रहे हैं तो पैसे भी दे ही देंगे, आपको जो ठीक लगे दे दीजिएगा साहब। ठीक है, पर क्योंकि तुम्हें अब सारी रात जागना होगा तो तुम दिन में खूब सोना, ठीक है? और अब भीख नहीं मांगना, समझ गए? ना ना, अब क्यों भीख मांगूंगा, आपका बहुत शुक्रिया साहब। फिर उसके जाने के बाद मुझे लगता है कि ये पूरा दिल लगाकर काम करेगा। सॉरी सर, पर सारी जिम्मेदारी इस पर डालना ठीक नहीं है। फैक्ट्री में लाखों करोड़ों का सामान रहता है और रात को ये अकेला। पहली बात तो यह है कि मुझे उस पर भरोसा है, और दूसरी बात यह कि गेट पर सीसीटीवी भी तो लगा है, चिंता की कोई बात नहीं है। शाम ढलने से पहले ही गोविंद फैक्ट्री के बाहर पहुंच गया। उसे दूसरे गार्ड ने सारा काम समझा दिया और फिर वो गार्ड फैक्ट्री के अंदर वाले हिस्से में ड्यूटी देने चला गया। गोविंद की ड्यूटी शुरू हो चुकी थी। साहब ने ये थोड़ी ही कहा था कि सारे रात खड़े खड़े पहरा देना है। मैं भी ना पागल हूँ बिल्कुल, बैठ तो सकता ही हूँ। गोविंद ने वहीं एक पत्थर को साफ किया और उस पर चादर ओढ़कर बैठ गया। उसके पास वही एक चादर थी जिसे बिछाकर वो सोता था। सारी रात उसने आंखों ही आंखों में गुजार दी। वो एक पल नहीं सोया और जब सुबह के गार्ड्स आए तो उसके बाद ही वो घर गया। ऐसे ही देखते देखते कई दिन गुजर गए। जबरदस्त सर्दी पड़ रही थी। कुमार अपने परिवार के साथ कार में बैठकर रात में घूमने निकला तो उसने देखा
कि फैक्ट्री के बाहर एक पतली सी चादर में खुद को लपेटे गोविंद पहरा दे रहा था। फिर अगले दिन, यहाँ आओ गोविंद। जी सर। अरे यार, रात को इतनी ठंड होती है, तुम चादर लेकर क्यों आते हो? कंबल लाया करो ना। सर वो कंबल नहीं है मेरे पास सर। कुमार ने कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। रात में जब गोविंद फैक्ट्री पहुंचा तो उसे शाम के गार्ड ने जाते हुए एक नया कंबल दिया। वो कंबल कुमार ने ही उसे देने के लिए कहा था। उस कंबल को देखकर गोविंद बहुत खुश हुआ। वो बहुत ही मुलायम और गर्म था। अब तो गोविंद उस कंबल को ओढ़कर रात भर आराम से पहरा देता। फिर एक सुबह, हाँ भाई हीरो, सब ठीक है? जी सर, सब ठीक है। अब ठंड तो नहीं लगती? अब नहीं सर, आपने वो कंबल दिया तो था, अब कोई दिक्कत नहीं है। इतना कहकर गोविंद वहां से चला गया। पर कुमार समझ गया कि कोई बात तो जरूर है जो गोविंद उससे छुपा रहा है। उस रात वो फिर से अपनी कार लेकर फैक्ट्री पहुंचा। उसने अपनी कार फैक्ट्री से थोड़ी दूर लगाई और गोविंद को ध्यान से देखने लगा। गोविंद का कंबल कई जगहों से फटा हुआ था और उस कंबल से गोविंद अपना बदन नहीं ढक पा रहा था। ये देखकर कुमार को बहुत गुस्सा आया। वो सोच में पड़ गया कि सिर्फ 15 दिन पहले दिया इतना अच्छा कंबल आखिर इतनी जल्दी फट कैसे गया। वो सीधे घर गया और गेट पर लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगालने लगा। अभी पता चल जाएगा कि ये रात में कितनी देर जागता है और इसने मेरा कंबल क्यों फाड़ा। कुमार ने जैसे ही 2 रात पहले की फुटेज देखी तो वो हैरान रह गया। कुत्ते गोविंद पर भौंकते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। गोविंद खुद को बचाने के लिए अपना कंबल आगे कर देता है। वो कुत्ते उसके नए कंबल को बुरी तरह से फाड़ देते हैं। किसी तरह गोविंद उन्हें वहां से भगा तो देता है, लेकिन वो अपना फटा कंबल देखकर उदास हो जाता है और फिर वो उस फटे कंबल को ही ओढ़कर पहरा देने लगता है। ये देखकर कुमार की आंखों में आंसू आ गए। और फिर अगली सुबह, हाँ भाई हीरो, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा कंबल फट गया था? ये लो नया कंबल, और अब की बार कुत्तों को अपने कंबल से नहीं बल्कि इस मोटे डंडे से मजा चखाना। इतना कहकर कुमार ने एक नया कंबल और एक मोटा सा डंडा गोविंद को थमा दिया। फिर कुमार आंखों में खुशी के आंसू लिए कुमार उसके कंधे को थपथपाकर अंदर चला जाता है।